नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम है 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में छठवां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थी, इससे पहले हमने 5 वीडियो देख लिए हैं, 5 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। 6th वीडियो में देखिए, आरबीएससी के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों ही 1-1 अंक के होंगे। तो ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थी, अपने क्लासमेट के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके, साथ में हमें भी मोटिवेशन मिल सके ताकि आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम दिया गया। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल E ये बराबर होता है माइनस n d∅b/dt। ये हमें फैराडे के नियम से प्राप्त होता है। तो ये जो नियम है, ये जो स्टेटमेंट है वो फैराडे के नियम से हमने लिया है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा जाता है तथा छड़ चुंबक को वलय की अक्ष की दिशा में गिराया जाता है, तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? तो देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक वलय है, ऐसी एक वलय है और इस वलय के ऊपर यहां से हम एक चुंबक को गिरा रहे हैं। ये जो चुंबक है वो इसकी अक्ष के अनुदिश गिर रही है, इस तरीके से गिर रही है, ऐसे नीचे जा रही है। तो ये इसका N सिरा है और ये इसका S सिरा है। चलिए एक बार इनको देख लेते हैं, इनको दोबारा क्लियर करता हूं मैं। चलिए चुंबक का निर्माण एक बार फिर से कर लेते हैं। ये हमारे पास में चुंबक है, ये N और S इसके सिरे हैं। तो ये इस अक्ष के अनुदिश गिर रही है। तो जब इस अक्ष के अनुदिश गिरेगी तो यहां पर देखिए, इस वलय के अंदर तांबे की वलय है और इस तांबे की वलय में धारा उत्पन्न हो जाएगी। यह है प्रेरित धारा। कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। और ये जो प्रेरित धारा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से ये उत्पन्न हुई है। तो ये इस चुंबक के गिरने के कारण से उत्पन्न हुई है। ये गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही थी, लेकिन जब इस वलय के अंदर प्रेरित धारा क्रिएट हो गई तो इसके गिरने का ये विरोध करेगी। तो इसमें से गुजरते समय इस चुंबक का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जी से कम इसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण इसका जी से कम होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। कि देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत से चलती है, विद्युत इस्त्री विद्युत से चलती है, विद्युत जनित्र। तो ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सीसा संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो एक एक करके देख लीजिए। जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन होने वाला है, ए सही होने वाला है। इसमें भी जो विद्युत ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। विद्युत ऊर्जा उष्मा में रूपांतरित होती है और विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है
वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और सीसा संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो अलग अलग उपकरण ऊर्जा को अलग अलग रूप से अन्य रूपों में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चालक छड़ नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है। इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखिए, किसी छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BLV, और ये तब उत्पन्न होगा जब B और L दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, B और V दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, और L और V भी एक दूसरे के, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल और केवल तभी उत्पन्न होगा जब V और B समांतर हो, तो गलत है। V और B परस्पर लंबवत हो, बिल्कुल सही है। इस स्थिति में भी उत्पन्न नहीं होगा। तो V और B तो लंबवत होने ही होने चाहिए। V और B दोनों क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। इसके साथ में उनकी लंबाई भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात निम्न में से किस राशि के अनुपात के बराबर होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से पुट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे पुट करते हैं? फाई बी से, और प्रतिरोध को हम लिख रहे हैं आर से। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ये देख लेते हैं। देखिए, फाई बी के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हम क्या क्या रिलेशन जानते हैं। E बराबर होता है माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी। तो यहां से हम फाई बी के स्थान पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इनटू समय पुट कर सकते हैं। बट्टे में यहां पर हमारे पास में प्रतिरोध पड़ा ही है। अब यहां पर देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये विभवांतर है, और विभवांतर के अंदर यदि हम प्रतिरोध का भाग लगा दें तो धारा प्राप्त हो जाती है, और धारा इनटू समय है वो आवेश होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, E बराबर होता है माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो देखिए, ये जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब एक दंड चुंबक को कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर डिपेंड नहीं करता? तो चुंबक के वेग के ऊपर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव गुण पर, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर। कि जैसे ये हमारे पास में एक कुंडली है, इस तरीके से एक कुंडली है। क्लियर? और इस कुंडली के अंदर हम एक चुंबक को प्रविष्ट करवा रहे हैं। ऐसे कुंडली है, इसमें हम एक छड़ चुंबक प्रविष्ट करवा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस पर डिपेंड करता है, ये हमें पूछा है। तो चुंबक के वेग पर निर्भर करता है। वेग ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम ज्यादा हो जाएगा। साथ में इस कुंडली में फेरों की संख्या, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा बिंदु दे रखा है चुंबक की आघूर्ण पर। तो इसमें से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट हो रही है, कितना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अंत में है कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर। तो कुंडली का जो तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या होगा। कि हमारे पास में एक तांबे की तार की कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति कर रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और जो कुंडली है वो दोनों एक दूसरे के समांतर है, और जब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तब कुंडली में से पारित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0, तत्पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 0, प्रेरित धारा भी 0। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम देता है, तो लेंज का नियम है प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत संचरण लाइन में धारा की ओर प्रवाहित हो रही विद्युत संचरण में धारा यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो इस विद्युत लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जो धारा की ओर कौन सी दिशा की ओर गति है, इसमें दिशा हम इंगित करते हैं। तो विद्यार्थी यहां पर एक बार थोड़ा सा आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा कि धारा उत्तर की ओर, यहां पर एक वर्ड रह गया है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो इस विद्युत लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये कोई हमारे पास में इस तरीके से कोई तार है और इस तार में उत्तर की ओर धारा बह रही है, उत्तर की ओर धारा बह रही है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से आप देखेंगे अंगूठा उत्तर की ओर करेंगे तो इसके ठीक ऊपर हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो विद्युत लाइन के ऊपर तो वो पूर्व की ओर होगी, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 2 × 10⁻³ हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पीयर तक धारा बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। यहां से आप ध्यान देंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस में L di/dt, di/dt। तो यहां पर इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस में 2 × 10⁻³ di, तो di यहां पर हमारे पास में है 1 और dt का मान हमारे पास में 0.1, तो ये हमारे पास में आ गया है माइनस में 2 × 10⁻³ एक जीरो ऊपर पुट कर देंगे तो -2 × 10⁻², इसे हम माइनस में 0.02 पुट कर सकते हैं और इसका परिमाण 0.02 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 घेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा कि यदि इसमें 5 एम्पीयर की धारा 5 × 10⁻³ मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करे। तो देखिए हमें L का मान पूछा है, I दे रखा है हमारे पास में, देखिए क्या है एक रिलेशन हम जानते हैं, फाई बराबर होता है फाई बी बराबर LI। तो यहां से L बराबर हम क्या पुट कर देंगे, फाई बी अपॉन I। फाई बी का मान हमें 5 × 10⁻³ दे रखा है, ये मैक्सवेल में दे रखा है, और हम ये जानते हैं कि एक जो वेबर है वो 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। तो यहां से एक जो मैक्सवेल है इसके स्थान पर हम 10⁻⁻8 वेबर पुट कर सकते हैं। देन यहां से कितना आ जाएगा 10⁻³ × 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻8 से गुणा करेंगे तो 10⁻5 आ जाएगा हमारे पास में।
10 की घात 5 वैसे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, 10 की घात -5 आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर फेरों की संख्या को इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए एक बार इन फेरों की संख्या को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर फेरों की संख्या भी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, दोबारा देखें, पुनः देखें, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो फेरों की संख्या लेकर चलेंगे तो n⁵b बराबर हम लेकर चलेंगे Li, और इस स्थिति में यहाँ पर L बराबर क्या आ जाएगा, n⁵b अपॉन I। n का मान हमें 100 दे रखा है, ⁵b 5 गुणा 10 की घात 3, और अभी मैंने बताया आपको कि इस मैक्सवेल को जब हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात प्लस में 5 माइनस में 8, 10 की घात माइनस में 3 रहेगी, 10 की घात -3 हेनरी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 10 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 समय के साथ परिवर्तित होता है, और यहाँ टी सेकंड में है और फाई मिली वेबर में है, तो टी बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस में एन d⁵b अपॉन dt। तो यहां पर देखिए n का मान हमें नहीं दे रखा, तो 1 लेकर चलेंगे, और d⁵b अपॉन dt, d⁵b अपॉन dt, तो d⁵b का मान यहां पर हम पुट करेंगे 10 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, देन यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 10 गुणा 2t प्लस 5, ये आ गया हमारे पास में, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे t बराबर 5, और ये देखो जो आंसर आएगा वो मिली वेबर में था, तो यहाँ पर मिली वोल्ट में आएगा ये। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते 5, तो माइनस में 20 गुणा में 5 प्लस 5 इंटू मिली वोल्ट, तो यहाँ से 100 प्लस 5 तो 105 आ जाएगा मिली वोल्ट में। और जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 0.105 वोल्ट आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहां पर तो 1 होगा और यहां पर 0 होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, 0.105 इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में प्रेरक के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। हमारे पास में एक रिलेशन होता है E बराबर -L di अपॉन dt। तो यहां पर L का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, तो L बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा, माइनस में E बट्टे में di अपॉन dt। तो जो E का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 100 di। देखो धारा का मान 5 से 0 तक कन्वर्ट होता है, तो 5 माइनस 0 अपॉन dt का मान है 0.1। देन यहां से L की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस में 100 बट्टे में माइनस में 5, और ये 0.1 बट्टे से ऊपर चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट भी 1 0 से कट जाएगा, L का मान आ जाएगा 2 हेनरी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। फिर देखिए लेंज का नियम देता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लेंज का नियम देता है तो प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कुंडली में स्वप्रेरण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुपात को कहते हैं। स्वप्रेरकत्व में अभी हमने एक रिलेशन देखा
कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का अनुपात di/dt, और ये कहलाता है L। ये क्या कहलाता है? L। तो यहां पर इस ऑप्शन में आएगा स्वयं प्रेरकत्व। स्वयं प्रेरकत्व। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो भंवर धाराओं के सिद्धांत पर यह काम करती है। यहां पर आएगा, ये भी वैसे तो एक तरीके से विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही होगा, लेकिन भंवर धाराओं के उत्पन्न होने की वजह से प्रेरण भट्ठी में जो अयस्क है वो पिघलता है। तो देखिए यहां पर हम ये इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सिद्धांत यदि आपको पूछा जाए तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंज का नियम संरक्षण नियम का पालन करता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी कुंडली के पास छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? दक्षिणी ध्रुव लेकर आएंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में एक कुंडली है, इस तरीके से, और इस कुंडली के पास में हम एक छड़ चुंबक लेकर आ रहे हैं ऐसे, और इस छड़ चुंबक का हम दक्षिणी ध्रुव लेकर आ रहे हैं। चलिए एक बार दक्षिणी ध्रुव यहां से दक्षिणी ध्रुव लेकर आ रहे हैं तो ये एस पार्टिकल है, इसके पास में आ रहा है। तो ये वाला जो फलक है वो एस फलक की भांति काम करेगा। इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो धारा की दिशा होगी, प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणावर्त डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा। दक्षिणावर्त डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होने वाला है। क्लियर? तो इसको एकदम क्लियर करें। एस सिरा यहां पर नजदीक आ रहा है, तो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में यहां ऑप्शन में क्या आएगा? दक्षिणावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न ले लेते हैं, और अति लघुत्रात्मक में जो पहला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है, ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, तो विद्युत जड़त्व इसको क्यों कहते हैं? जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना, किसी भी घटना का विरोध करना। तो यहां पर स्वप्रेरण की जो घटना है उसको विद्युत जड़त्व इसलिए कहते हैं कि स्वप्रेरण की घटना में जब भी धारा में परिवर्तन होता है तो उसका विरोध होता है। अर्थात जब धारा में वृद्धि होती है तो वृद्धि का विरोध होता है, धारा में जब कमी होती है तो कमी का भी विरोध होता है। तो इस कारण से स्वप्रेरण को हम विद्युत जड़त्व कहते हैं। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव धारा में वृद्धि या कमी का विरोध करती है। विरोध
करती है, इसलिए स्वप्रेरण की घटना को विद्युत जड़त्व कहा जाता है। विद्युत जड़त्व कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनोन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। हमारे पास में अनोन्य प्रेरण गुणांक को हम m से पुट करते हैं और देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल m E बराबर माइनस में m डी फाई बी अपॉन डी टी से पुट करते हैं, सॉरी डी आई अपॉन डी टी से पुट करते हैं। तो यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ से m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर हम पुट कर देंगे माइनस में E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो m की विमा, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर, इसकी विमा के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T-3 A-1, और यहाँ पर धारा की विमा हो जाती है A1 T-1। फाइनली जो m है इसकी विमा क्या निकल कर आएगी, m की घात 1 L की घात 2 T की घात -2 A की घात -2। देखिए आपको अनोन्य प्रेरण गुणांक के स्थान पर स्व प्रेरण गुणांक भी दे सकता है, स्व प्रेरकत्व भी दे सकता है, इसकी विमा भी आपको पूछी जा सकती है। तो दोनों में से एक की विमा आपको पूछी जा सकती है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार उसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। तो पहले मैं एक स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। हमारे पास में देखिए क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी ये होता है। यदि डी आई अपॉन डी टी एक हो, डी आई अपॉन डी टी कितना हो, एक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो L के इक्वल होगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण, प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्व प्रेरकत्व कहलाता है, स्व प्रेरकत्व कहलाता है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स में कुंडलियां दोहरे के विद्युत रुद्ध तारों की बनाई जाती है, क्यों? तो इसको एकदम क्लियर कर लें कि जैसे प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध है, यदि कार्बन प्रतिरोध है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अन्यथा जो कुंडलियां है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके का तार उसमें लगा होगा, ऐसे एक जोड़े के साथ में यहाँ पर दोहरा कर ही कुंडली का निर्माण किया जाता है। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे एक कोई इस तरीके से तार, एक यदि ऐसे हम तार का प्रयोग करते, ऐसे तार का प्रयोग करते तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता स्व प्रेरण की घटना की वजह से। कौन सी घटना की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता?
स्वप्रेरण के कारण से। तो स्वप्रेरण के कारण प्रभाव को हम निरस्त करने के लिए, क्योंकि एक तार में से धारा जाएगी तो एक में से आएगी, तो स्वप्रेरण का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। तो स्वप्रेरण के प्रभाव को हटाने के लिए, स्वप्रेरण के प्रभाव को हटाने के लिए, प्रभाव को हटाने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंडलियां हैं वो दोहरा कर बनाई जाती है। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, अभी एक ऑप्शन में भी हमने यहां पर देखा था। देखिए यहां पर चुंबकीय फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था। ये वाली जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ये जो डेफिनेशन है वो काय की है? चुंबकीय फ्लक्स की ही परिभाषा है। ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लक्स के दाहिने हाथ के नियम का। देखिए ये दाहिने हाथ का, फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ है, यहां पर क्या आएगा? फ्लेमिंग आएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है वो लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या है, सुन लीजिए कि आप दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे और दाहिने हाथ को इस प्रकार किसी धारावाही चालक से इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा, देखो तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या करना आपको? इस तरीके से यहां पर आप ध्यान देंगे कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में और अंगूठा वेग की दिशा में लेकर चलेंगे। तो यदि अंगूठा वेग की दिशा में है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। तो देखिए यहां पर मैं आपके सामने पुट कर देता हूं, क्या है कि दाहिने हाथ की, यहां से ही पुट करता हूं मैं कि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक के वेग की दिशा में, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो फ्लेमिंग, इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, इसमें पीडीएफ में एक दो त्रुटि है, उसको आप दूर कर लेंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी व सी डी के बीच एक छड़ चुंबक एन एस को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो कुंडली है इसका डायग्राम है वो ज्यादा अच्छे से बने, तब ये ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आने वाले हैं। तो यहां से ये एन सिरा इसमें से दूर जा रहा है, तो इसका ये वाला जो फलक है वो एस सिरे की भांति काम करेगा, और ये वाला जो सिरा है वो एन की भांति काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से एस सिरा इसके पास में जा रहा है, तो ये एस फलक की भांति काम करेगा, ये एन सिरे की भांति काम करेगा। हम बाईं ओर से इसे देख रहे हैं, हम इसको बाईं ओर से देख रहे हैं, तो बाईं ओर से देख रहे हैं तो देखो इस वाला जो सिरा है ये तो वामावर्ती, ये वाला जो सिरा है वो वामावर्ती दिशा में धारा का प्रवाह करवाएगा। तो कौन सी कुंडली में दिखाई पड़ेगा? ए बी में दिखाई पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 30वां जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुव की प्रागुक्ति कीजिए। तो देखिए यहां पर हमें एक इस तरीके का डायग्राम दे रखा है कि दो चुंबक हैं, एक चुंबक इधर गति कर रही है इस डायरेक्शन में, ये वाली चुंबक इस डायरेक्शन में आ रही है। तो देखिए जैसे ही चुंबक का एस सिरा यहां आएगा तो ये वाला जो फलक है इसके ऊपर एस दिशा में धारा का प्रवाह होने वाला है। तो यहां से धनावेश है, देखिए धनावेश की डायरेक्शन है, इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो धनावेश है वो इधर से इधर जा रहे हैं, तो ए के ऊपर धनावेश इकट्ठे होते जाएंगे और बी के ऊपर ऋणावेश क्रिएट होते जाएंगे। इसका मतलब है कि ए है वो उच्च विभव पर, ए क्या होगा? उच्च विभव पर, और बी है वो निम्न विभव पर होगा। बी क्या होगा? निम्न विभव पर। क्लियर? तो यहां से आप इसको क्लियर कर ले कि ए, प्लेट ए, कौन सी प्लेट? प्लेट ए प्लेट बी की तुलना में उच्च विभव पर है, प्लेट बी की तुलना में धनात्मक है या उच्च विभव पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक वर्गाकार चालक लूप चुंबकीय क्षेत्र में चित्रानुसार गतिशील है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको एक लूप दिखाई दे रहा है कि ये जो लूप है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। देखो जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है, प्रवेश करता है, तो इसको देखो इन चीजों को क्लियर करें कि भाई कोई लूप है वो बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर है, और फिर वो क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रहा है। तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन आता है, इस तरीके से अंदर जा रहा है, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसकी वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बाहर निकालनी है। तो बाहर निकालने के लिए धारा की दिशा आपको क्या लेनी पड़ेगी? इस तरीके से लेनी पड़ेगी। तो इसमें धारा ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ए बी सी बी की ओर प्रवाहित होगी। तो ये तो तब है जब ये बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई इस टाइप का कोई ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है वो अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसके अंदर प्रेरित धारा की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी।
तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैंने जो क्रॉस के निशान दिखाए हैं उसकी ओर होगा। उस दिशा में यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा की दिशा इस प्रकार से प्रवाहित होने वाली है। क्लियर? ए बी सी की डायरेक्शन में प्रवाहित होने वाली है। क्लियर? और यदि केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र से न तो बाहर जा रहा है न ही अंदर जा रहा है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, कोई प्रेरित धारा क्रिएट नहीं होगी। इन चीजों को एकदम क्लियर कर लेना। ये जो 3 क्वेश्चन हमने 29, 30, 31 दिखाए हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, कर लेंगे। देखिए अभी मैंने जैसा बताया ठीक वैसे ही क्वेश्चन और मिल चुके हैं कि एक आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र में बाहर निकल रहा है और वर्ताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा। पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो लूप हमें वर्ताकार दे रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जब प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। हमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से लेकर चलनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आए। तो कमी के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बाहर की ओर होनी चाहिए और बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसको हम एक डॉट के निशान से दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तल के लंबवत बाहर की ओर होगा और जब बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो हम देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और वर्ताकार लूप में अंगुलियां धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर धारा की दिशा इस प्रकार से रहने वाली है। क्लियर? देखिए फिर हम आयताकार लूप का भी समझ लेते हैं कि आयताकार लूप इस तरीके से है। ऐसे हमारे पास में एक आयताकार लूप है और इस आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसमें से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें कमी होती है और हम ये जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी के कारण से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होने वाला मतलब धारा जो उत्पन्न होने वाली है वो इस तरीके से उत्पन्न होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रिएट करे। तो क्रॉस की साइन की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। अब आप अपनी दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरीके से रखेंगे कि अंगूठा अंदर की ओर रहे तो धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने वाली है। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ बात करता हूँ कि यदि बाई चांस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनता है तो हमें किस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ है वो घूम रही है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा उसका व्यंजक आपको फाइंड आउट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम हैं, ये इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। देखो प्रयोग भी है, नियम इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। तो स्वप्रेरकत्व वाला जो टॉपिक है वो भी काफी अच्छा टॉपिक है। स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व के मात्रक विमा आपको पूछी जा सकती है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। स्वप्रेरण अनोन्य प्रेरण की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का जो व्यंजक है L बराबर μ0 n स्क्वायर a इंटू L, ये आपको पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वो किस पर निर्भर करता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, उसके आकार पर डिपेंड करता है, उसकी आकार आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अनोन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के मध्य अनोन्य प्रेरण का गुणांक का जो व्यंजक है वो फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैपिटल M बराबर μ0 n1 n2 a इंटू L में ये अनोन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक होता है। भंवर धाराएं क्या होती है? कोई दो अनुप्रयोग तो आपको फिर भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं।
देखिए अनोन्य प्रेरकत्व की परिभाषा एक बार फिर से आ गई है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो इस क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं है। इस पीडीएफ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं। आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनमें थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूं। ये एल दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये वी दे रखा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर बी एल वी से, बी एल वी से हम फाइंड आउट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के देखो तार है पूर्व पश्चिम दिशा में और ये क्षैतिज घटक को काटेगा, तो बी एच यहां पर यूज में लेंगे। कौन सा यूज में लेंगे? बी एच। और ये हमें क्या दे रखा है? क्षैतिज घटक ही दे रखा है, बी एच का मान ही हमें दे रखा है। इसमें ये क्या दे रखा है? dt, ये di। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं है। ये हमें l दे रखा है, ये समय दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन ये सेम ही फॉर्मूले लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी हमने पहले देख लिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हालांकि थोड़े बड़े हैं, 3 नंबर का तो पूरा चैप्टर है, इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। आपको 33 नंबर तक के क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, समस्त भी क्लियर कर लेने हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना आए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगला चैप्टर लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।